हाँ बेटा, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे सभी को। हाँ बेटा, एक बार मौसमी बेटा गुड इवनिंग, दीपेश जी गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, भवर जी गुड इवनिंग, कृतिका बेटा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, इसका मतलब आवाज आ रही है। हाँ अंजलि बेटा गुड इवनिंग। हाँ जी, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। देखें, कल का तो शायद मेरे हिसाब से जो पेपर आया था पटवारी वाला, शायद आसान पेपर रहा है कल का, है ना? कल का तो नॉर्मली पेपर आया है जहाँ तक है। हाँ भाई पुष्पिंदर गुड इवनिंग, विमला बेटा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था तो मुझे लगा कि पता नहीं क्लास होगी या नहीं होगी, तो फिर मैंने कहा चलो नहीं, अब बच्चों के पास टाइम भी नहीं है और थोड़ा सा ही समय है, तो इसीलिए फिर क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट किया। ठीक है, अब इस बार अपन संडे को महामैराथन क्लास लेंगे और 3 महामैराथन क्लास में लूँगा। एक क्लास लूँगा इनऑर्गेनिक की, एक क्लास लूँगा फिजिकल की वापस, और एक क्लास लूँगा ऑर्गेनिक की। उसके अंदर जो कुछ भी पढ़ाया है, जितने भी पेपर्स कराए हैं या जो कुछ भी एग्ज़ाम्स में आया है, उन सब का एक सारांश बना के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनके 3 महामैराथन लूँगा। तो पहली जो महामैराथन लूँगा वो 24 तारीख को इनऑर्गेनिक के लूँगा। ठीक है, टाइम वगैरह मैं सारा आपको बता दूंगा। और आज के जो क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, क्योंकि आपको आते हैं तो अच्छी बात है और नहीं आते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली सबका वीक रहता है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा और आप अगर दे सकते हैं तो बेहतर है और उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ कुलदीप बेटा राधे राधे, सभी को राधे राधे। फर्स्ट ग्रेड का बैच चालू हो गया है, क्लासेस देख लिया करो और थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, तो देख लिया करो, हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके काम ही आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कहते हो कि सेल का विद्युत भागफल, एक टर्म आती है सेल का विद्युत भागफल क्या चीज है, बार बार एक टर्म आती है जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो कि सेल का विद्युत भागबल इतना है। तो सेल के विद्युत भागबल का मतलब यह है, ये तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, उनके विभव में जो अंतर है उस चीज को आपको पता है सेल का विद्युत भागबल कहते हैं। लेकिन जब हम सेल का विद्युत भागबल निकालते हैं तो उस समय हम ये मानते हैं कि सेल से आप कोई भी धारा नहीं ले रहे हो, यानी सेल के जो एनोड और कैथोड है, मैं कहूं ये कैथोड और ये एनोड, इनके जो इलेक्ट्रोड विभव में डिफरेंस होता है उसे आप सेल का विद्युत भागबल कहते हो। सेल का विद्युत भागबल जब निकाला जाता है उस समय यह माना जाता है कि सेल के द्वारा हम कोई भी धारा नहीं ले रहे। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्वेश्चन ये है कि सेल विभव का विद्युत भागबल कहलाता है। आप कहते हो ना ई सेल क्या है, सेल का विद्युत भागबल क्या है, तो ये बात तो क्लियर है। नहीं नहीं मौसमी बेटा, इसका आंसर ये नहीं है। सेल के विद्युत भागबल का ये मतलब तो क्लियर है कि एनोड और कैथोड के जो इलेक्ट्रोड विभव में अंतर होता है उसे आप जानते हैं सेल का विद्युत भागबल कहते हैं। लेकिन जब सेल का विद्युत भागबल निकाला जाता है तो उस समय स्टैंडर्ड बात ये होती है कि हम सेल से कोई भी धारा नहीं लेते और उस दौरान इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसे सेल का विद्युत भागबल कहा जाता है। तो सेल विभव का विद्युत भागबल कहलाता है, इलेक्ट्रोड मानक अवस्था में हो नहीं, सेल से 1 एम्पियर की धारा ली जाए नहीं, जब उस दौरान सेल से कोई भी धारा नहीं ली जाती। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3rd याद रखेंगे कि जब आप सेल का विद्युत भागबल निकालते हैं उस दौरान सेल से कोई भी धारा नहीं ली जाती। बिल्कुल कृतिका बेटा आपका आंसर ठीक है। मौसमी बेटा कोई बात नहीं, पुष्पेंद्र बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे आंसर देता है हमेशा। अंजलि बेटा बहुत बेहतर, विमला बेटा बहुत बेहतर, मौसमी बेटा समझ में आ गया होगा, जो सेल पर लिखा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र, वही मतलब है जो हमारे सेल पर लिखा रहता है 1.1 वोल्ट, जो आप नया नया सेल लाते हो ना वो सेल का विद्युत भागबल है। देखना आज मेरे कहने पे उस पर लिखा हुआ होगा 1.1 वोल्ट। उसका मतलब यह है कि जो प्लस और माइनस जो टर्मिनल है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट है
और वो 1.1 वोल्ट तभी रहता है जब आप उस सेल से क्या नहीं ले रहे होते, धारा नहीं ले रहे होते। लेकिन जैसे ही आप सेल से धारा लेने लगते हैं तो वो 1.1 वोल्ट के मान में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। तो सेल के विद्युत भागबल का मतलब यह है कि आप सेल से कोई धारा नहीं ले रहे, इसीलिए फर्स्ट का आंसर थर्ड होगा। यहां बराबर लगे हुए हैं और एक सेल इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर कॉपर कॉपर +2 में बदल रहा है और सिल्वर आयन Ag में बदल रहा है, और आपको इस सेल के लिए E0 सेल फाइंड आउट करना है। एक बार के लिए मैं आपको बोल देता हूं, फिर आप खुद सोचेंगे। जब भी मुझसे कहा जाए कि आपको सेल का मानक विद्युत भागबल ज्ञात करना है, E0 सेल, तो ये बराबर होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब E0 सेल किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे ये जो E0 सेल है ये बराबर होता है कैथोड का मानक अपचन विभव, कैथोड का मानक अपचन विभव माइनस एनोड का मानक अपचन विभव। अब मैंने आपको हिंट दे दी, देखो मानक परिस्थितियों में एनोड का मानक अपचन विभव, जब आप मानक परिस्थितियां होती है, मानक परिस्थिति का मतलब जानते हो ना, मानक परिस्थिति का मतलब क्या है। मान लो आपने, जैसे हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, हमने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला और उस समय हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर रखी। कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, कंसंट्रेशन 1 मोलर रखी। यानी मानक परिस्थितियों में जो सेल का विद्युत भागबल उत्पन्न होता है उसे सेल का मानक विद्युत भागबल कहते हैं, E0 सेल। और वो किसके बराबर होता है, कैथोड का मानक अपचन विभव माइनस एनोड का मानक अपचन विभव। अब आपको मैंने हिंट दे दी, अब आप इन चारों में से आंसर देने की कोशिश करें। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? ओके, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब देखो, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। कृतिका बेटा अब नहीं आ रही होगी प्रॉब्लम? हाँ बेटा, एक बार अब देखें कृतिका बेटा, अब आवाज ठीक आ रही होगी ना? ये एक्चुअल में क्या, पंखा चलाता है ना, तो पंखा पास में ही लगा हुआ है, उस चक्कर में प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बच्चों के क्वेश्चन सही होने चाहिए। गुड इवनिंग बेटा, ऑल इज वेल। अब आपको हिंट दे दी, अब आपको इसके आंसर बताना है कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सिंबल्स में थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये माइनस है, मैं बता दूं, ये भी माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है। कृतिका बेटा ठीक है आवाज? अब देखें, कृतिका ने इसका आंसर ए दिया है, कपिल बेटा ने इसका आंसर बी दिया है, मौसमी बेटा ने इसका आंसर ए दिया है। और लोग बताएं आपको क्या लगता है। ये एक सेल इक्वेशंस दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है इस सेल के लिए आपको, इस सेल के लिए मानक विद्युत भागबल फाइंड आउट करना है। तो आप किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? सबने पढ़ा होगा, कैथोड का मानक अपचन विभव माइनस एनोड का मानक अपचन विभव। अब समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +2 में, इसका मतलब ये तो है एनोड, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। और Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में, इसका मतलब ये है कैथोड। ये क्या है? कैथोड। तो हमें ये पता चला कि जो कैथोड का Ag+ है, यानी कैथोड के लिए आप मानक अपचन विभव कैसे लिखोगे कि कैथोड का Ag+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Ag। यही तो हुआ कैथोड का मानक अपचन विभव। अब आप एनोड का भी मानक अपचन विभव लेना है। यहां ऑक्सीकरण दे रखा है, कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर +2 में। अगर आपको इसका अपचन विभव निकालना है तो कैसे लिखोगे? E0 कॉपर +2 कॉपर। यहां Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है ना ये? तो ये तो आपको स्पष्ट दिख गया कि ये तो कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का काम करेगा, क्योंकि यहां कॉपर कॉपर +2 में बदल रहा है। जब आप इस फॉर्मूले को लगाते हो तो ज्यादातर एग्जामिनर, जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो 3 फॉर्मूले, लेकिन बेस्ट हम ये कोशिश करते हैं कि कैथोड का मानक अपचन विभव और एनोड का भी मानक अपचन विभव कहा जाए। ये आपके पास कैथोड है, तो इसका मतलब E0 सेल किसके बराबर हुआ? E0 Ag+ Ag माइनस E0 कॉपर +2 कॉपर। अब आप देखें ऐसा ऑप्शन है क्या? देखो, यहां कॉपर +2 कॉपर है, सही है बात, है ना? लेकिन हमने क्या किया है
मैंने आपसे क्या कहा, यहां पहले एनोड लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो कॉपर +2 में बदल रहा है ना, ये तो एनोड है ना, तो ये तो एनोड का मानक अपक्षय विभव हो गया। एनोड का मानक अपक्षय विभव थोड़ी लिखना है, हमेशा मानक अपक्षय विभव तो कैथोड का ही ज्यादा होता है, तो कैथोड माइनस एनोड ही तो करोगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता जहां कॉपर +2 कॉपर लिखा हुआ है। अब आप सबको पता है ये भी अपक्षय विभव है, ये भी अपक्षय विभव है, ये भी अपक्षय विभव है और ये भी अपक्षय विभव है, और अपक्षय विभव के केस में कैथोड के मानक अपक्षय विभव में से एनोड का मानक अपक्षय विभव घटाते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन कौन सा रह जाता है, बी। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का आप सब बी कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन आंसर आप सब लोग दे रहे हैं। कृतिका बेटा थोड़ा सा ध्यान से करें, हाँ कपिल बेटा बी बिल्कुल ठीक है, मौसमी बेटा थोड़ा सा ध्यान से करें, पुष्पेंद्र बी बिल्कुल ठीक है, अलका बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल बिल्कुल ठीक है, अंजलि बेटा बिल्कुल ठीक है, कृतिका बिल्कुल ठीक बी, विमला बेटा बी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वापिस दोनों चीजें आपको समझ में आई। पहला, सेल के विद्युत वाहक बल का तात्पर्य क्या है कि कैथोड और एनोड के जो इलेक्ट्रोड विभव में अंतर है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, और जब सेल का विद्युत वाहक बल निकाला जाता है उस समय हम सेल के द्वारा कोई भी धारा नहीं लेते। दूसरी बात हमारे ये समझ में आ गया कि अगर सेल का मानक विद्युत वाहक बल निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस क्या है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस इक्वेशन में ये कैथोड है और ये एनोड है, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है एनोड का, और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको घटा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसीलिए बी रहा। ये आपको बता ही दिया, फर्स्ट ग्रेड का बैच चालू हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आप जरूर शेयर करेंगे, कम से कम क्लास को, जो फर्स्ट ग्रेड वाली क्लास होती है उसको भी कभी कभार लाइक कर लिया करो, उसको भी कम से कम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर लिया करो। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन दे रखी है, मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड बनाता है। पहले मैं एक बार आपको ननसेट इक्वेशन पूरी समझा देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पहली इक्वेशन। यहां लॉग E बेस में है, ये आपकी ननसेट इक्वेशन। दूसरा, इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तीसरी स्थिति, इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन N log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब समझने की कोशिश करेंगे यहां पर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल अलका बेटा बहुत अच्छा, सभी का आंसर अच्छा आना है, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छा आंसर देंगे, लेकिन एक बार के लिए मैं सारी चीजें रिपीट करता हूं। देखो ये जो ई होता है, ये ई का मतलब 3 चीजें होता है। एक तो होता है कैथोड का अपक्षय विभव, एक होता है एनोड का अपक्षय विभव, और एक इसका मतलब होता है सेल का विद्युत वाहक बल। अगर आप यहां कैथोड का अपक्षय विभव ले रहे हैं तो यहां E0 का मतलब है कैथोड का मानक अपक्षय विभव। अगर यहां आप एनोड का ऑक्सीकरण विभव निकाल रहे हैं तो यहां मतलब है एनोड का ऑक्सीकरण मानक ऑक्सीकरण विभव। अगर आप सेल का विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं तो यहां मतलब है सेल का विद्युत वाहक बल, और यहां मतलब है मानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल। अगर आप अपक्षय विभव निकाल रहे हैं कैथोड पर अपक्षय विभव, तो एन का मतलब है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आप एनोड का ऑक्सीकरण विभव निकाल रहे हैं बिना मानक परिस्थितियों में, तो एन का मतलब है त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर आप सेल का विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेल इक्वेशन के दौरान कुल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब आप ध्यान से देखें ये क्या चीज है। यहां क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक मेटल आयन है, आप ऐसा सोच सकते हैं कॉपर प्लस, वो एन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में बदलता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ये चीज क्या है, ये अपक्षय है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। तो मेरे ये समझ में आ गया कि यहां पर मुझे क्वेश्चन यह है कि मानक परिस्थितियां नहीं है, तो अब आप बताएं अपक्षय विभव क्या होगा। तो हम कैसे लिखेंगे,
ई मेटल आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मेटल में। ई नॉट, कहने का मतलब ये बिना मानक परिस्थितियों में अपचन विभव है, ये है मानक परिस्थिति में ई नॉट मेटल आयन ऑब्लिक मेटल। अब आपके पास जो आंसर है सारे एल की फेज में है, -RT। एन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन आपने गेन किए हैं, Ln। मेटल सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 अपॉन रिएक्टेंट क्या है, मेटल आयन, इसकी कंसंट्रेशन। एक बार ये क्वेश्चन ध्यान हो तो आपको सेकंड ग्रेड 2011 में भी आया था, वहां पर यहां माइनस की जगह क्या कर दिया था, प्लस करते ही ये वाली चीज ऊपर चली जाती है। तो उम्मीद करता हूं पहला ऑप्शन ई मेटल आयन ऑब्लिक मेटल, ई नॉट मेटल आयन ऑब्लिक मेटल -RT अपॉन NF। देखो जब आप RT अपॉन NF लगाते हो ना, ये RT अपॉन यानी NF लगाते हो केवल -RT अपॉन NF, तो वो log E बेस होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो और आप सबको पता है -RT अपॉन NF log E बेस मेटल की कंसंट्रेशन अपॉन मेटल आयन की कंसंट्रेशन, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, सेकंड रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जिन्होंने बी दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया है। अलका बेटा बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल बिल्कुल ठीक है, अंजलि बेटा बिल्कुल ठीक है, कृतिका बिल्कुल ठीक है, विमला बेटा बिल्कुल ठीक है, अलका बिल्कुल ठीक है, अंजलि, सभी का आंसर बहुत बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है। पहला फॉर्मूला है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब आप गिब्स एनर्जी निकालते हो तो फॉर्मूला लगता है -2.303 RT log of 10 Kc। पहला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। यहां ई नॉट सेल बराबर होता है 2.303 RT अपॉन NF log of 10 Kc। तीसरा फॉर्मूला लगा हुआ है डेल G नॉट -RT log E बेस Kc या K, एक ही बात है। और किसी रिएक्शन के लिए डेल GR बराबर -NFE सर। और पूछा गया है कि आपको क्या लगता है इन चारों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। अगर आप इसका आंसर दे देंगे तो मैं ये मान लूंगा कि आप वास्तव में एक्सपर्ट है, आपको बिल्कुल केमिस्ट्री का ABCD समझ में आ गया। अब आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति मतलब केमिस्ट्री के मामले में आपको डिफीट नहीं दे सकता। एक बार आंसर बताने की कोशिश करें। पुष्पिंदर ने इसका आंसर बी दिया है, कोशिश करते हैं। कपिल ने आंसर बी दिया है, कोशिश करते हैं। और बताएं, कोई बात नहीं, गलत आने दो, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में छप जाएगा। एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। केमिस्ट्री फॉर ऑल ने इसका आंसर ए दिया है, देखते हैं, चेक करते हैं। ए भी ऑप्शन आया, बी भी ऑप्शन आया। घबराए नहीं, कोशिश करें, नहीं आता। ऑल इज वेल ने डी दिया है, ये तो सारे ही आ गए। अब देखो समझना क्या होता है, ये केसी कब निकाला जाता है। केसी जब निकाला जाता है जब रिएक्शन के अंदर साम्यावस्था आ जाती है। कोई केमिकल रिएक्शन है और उसके अंदर साम्यावस्था स्थापित हो गई तो उसके अंदर उस दौरान केसी निकाला जाता है। और जब रिएक्शन के अंदर साम्यावस्था होती है ना, साम्यावस्था होती है, उस दौरान डेल जी का मान 0 होता है, डेल जी नॉट 0 नहीं होता। आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा 0 होती है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा 0 नहीं होती। अब आप फॉर्मूले को देखें, दैट इज इंपॉर्टेंट बात साम्यावस्था में, कि जब किसी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। आप रासायनिक साम्य आयनिक साम्य में पढ़ते हो कि रासायनिक साम्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो लिखा रहता है कि साम्य की स्थिति में अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। लिखा रहता है साम्य की स्थिति में डेल जी 0 होता है। इसका मतलब जब साम्यावस्था होती है तब ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि उस दौरान तो डेल जी 0 होता है। ये जो फॉर्मूला लगा रहे हो आप डेल जी नॉट बराबर, ये फॉर्मूला जो लगता है यहां, अगर इसको log 10 को लॉग ई बेस को log 10 में बदलना है तो ये फॉर्मूला तो ठीक है,
डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ 10 kc। और आपको पता है अगर सपोज करो मुझे इसे log ई बेस में बदलना है तो यहाँ log ई बेस लिख दीजिए, 2.303 हट जाएगा। तो ये तो ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो हम पढ़ते हैं सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें जब आप गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हो तो फॉर्मूला होता है माइनस NFE सेल। ये जो सेकंड फॉर्मूला कैसे है, ये सेकंड फॉर्मूला बेटा ऐसे है, सबने पढ़ा है ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पढ़ा है ना सबने? या आप यहां केसी भी लिख सकते हैं इसकी जगह, केसी। केसी का मतलब क्या है? केसी लिखने का मतलब है सेल के अंदर साम्यावस्था की स्थिति है। और आपको पता होगा सेल में जब साम्यावस्था आ जाती है ना, साम्यावस्था का मतलब होता है सेल ने काम करना बंद कर दिया, तो ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। और ई सेल की वैल्यू 0 हो गई तो ई नॉट सेल किसके बराबर हो गया? 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 10 kc। यही कारण है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। अपने दिमाग में रख लें कि साम्यावस्था की जब स्थिति होती है तब डेल जी 0 होता है, डेल जी नॉट 0 नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं 4 नंबर का आंसर सबके समझ में आया होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें। ये चीज नहीं हो सकती क्योंकि केसी का मतलब ही रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है और साम्यावस्था अगर स्थापित हो गया तो डेल जी का मान क्या होगा? 0 होगा। ये डेल जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस 2.303 RT log ऑफ 10 kc। ये आपको पता होगा, ये 2 बार 3 बार सेकंड ग्रेड में आ चुका कि केसी कैसे निकालते हैं, किसी सेल का साम्यावस्था स्थिरांक कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला पढ़ा हो 10 एनी नॉट सेल अपॉन 0.059 और उस समय हम क्या करते हैं, इस जो ई सेल होती है उसकी वैल्यू को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूं सबको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या है। जैसे सबने नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि इसके एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा और मानक परिस्थिति में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी 0 होगा। अगर आप सब ने थोड़ा बहुत नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कंटेनर लेते हैं, इसमें एसिड भरा होता है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। पढ़ा हो तो आपने, इस तरीके से हम एक ऐसे ट्यूब सी लगा देते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का वायर लगाते हैं, याद हो तो हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और उसका प्रेशर रखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 बार। फिर आपने पढ़ा हो ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये दोनों काम करता है। मानक परिस्थिति में इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो भी 0 होता है और मानक परिस्थिति में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो भी आपको पता होगा 0 होता है। लेकिन मानक परिस्थिति का मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो उसका प्रेशर 1 बार है और जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अब वो ये कहता है कि मैंने क्या किया, इस एसिड की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया और इस एसिड की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, जिसकी पीएच 10 है। तो ऐसी स्थिति में बताओ अब यहां क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। अब आपके पास मानक परिस्थितियां नहीं है, वो तो जो हमारे दिमाग में रहता है कि इसका मानक परिस्थिति में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है, मानक परिस्थिति में इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। अब मानक परिस्थिति का मतलब प्रेशर 1 बार होना चाहिए और एच आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। लेकिन वो थोड़ी है, अब तो आपने पीएच क्या रख दी, 10। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ अब यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना निकलेगा। अगर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है और क्वेश्चन के अंदर पीएच दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, उस पीएच को 0.059 से गुना कर देना है। इसीलिए इसका आंसर 0.59। एक बार आप लोग बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र ने बिल्कुल ठीक दिया है, कपिल ने बिल्कुल ठीक दिया है, पुष्पेंद्र ने बिल्कुल ठीक, सविता ने बिल्कुल ठीक, अंजलि ने बिल्कुल ठीक, विमला बेटा ने बिल्कुल ठीक। एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है, मैं पीडीएफ डालता हूं, जब फ्री बैठे रहे हाथ चलाते रहे और धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीजें याद होने लगेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1 आया।
अंतर आना चाहिए कि सर ये 0 कब होता है। ये तो बेटा मानक परिस्थितियों में नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल 0 होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब मानक परिस्थितियां हो, और बिना मानक परिस्थिति में इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो फाइंड आउट करना है, तो 0.059 को PS से गुना करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। आपको मैं जितना मैं बता रहा हूं आप मान लेना, ये जो एनसीईआरटी का निचोड़ है इसमें से नहीं करते करते भी 15-20 क्वेश्चन मतलब छपेंगे इस तरह के। इस क्वेश्चन का कोशिश हमें करनी है कैलकुलेशन की, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इस साल भी आया था भी संस्कृत डिपार्टमेंट में, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये निकिल की छड़ है, ये तो पता होगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये तो एनोड का है, ये सॉल्ट ब्रिज है और ये कैथोड का है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ABC है, दैट इज एनोड, दैट इज सॉल्ट ब्रिज और दैट इज कैथोड। यहां हमारे समझ में आ रहा है निकिल की छड़ को निकिल +2 वाले सॉल्यूशन में डुबोया है, जिसकी ये कंसंट्रेशन है। Ag+ को Ag में डुबोया है, उसकी कंसंट्रेशन ये है। तो बिना मानक परिस्थितियां, अब आपको कहा सेल का विद्युत भागबल ज्ञात कीजिए। आप नंसर्ट इक्वेशन लगाएंगे, E सेल इक्वल टू E0 सेल। इस क्वेश्चन को करके जरूर जाना, इस तरह के आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, -0.06 अपॉन n log of 10 प्रोडक्ट अपॉन। अब क्वेश्चन में हमें E0 सेल दे रखा है 1.05 वोल्ट, ये तो दे ही रखा है, मुझे n फाइंड आउट करना है। और जब भी सेल का विद्युत भागबल निकालने को आए तो आपको सेल इक्वेशन बनानी पड़ती है। एनोड पर सेल इक्वेशन क्या होगी, निकिल 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कन्वर्ट होगा निकिल +2 में। कैथोड पर क्या होगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ag में कन्वर्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन आपस में कटने चाहिए, इसीलिए इसको 2 से गुणा करेंगे। फाइनली ये तो सॉलिड है, इनको छोड़ देंगे। इस साइड तो आया 2Ag+ और इधर आया निकिल +2। ये हमारे पास फाइनल सेल इक्वेशन है। अब पुटिंग कीजिए, E0 सेल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1.05 माइनस 0.06। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ध्यान से देखेंगे, निकिल 2 दे रहा है, log 10। प्रोडक्ट क्या है, निकिल +2, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी दी है, 0.16। Ag+ 2 बार लिखें तो Ag+ की कंसेंट्रेशन क्या दे रखी है, 0.002 और 0.002 आ रहा समझ में। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करनी है। 0.16 बटे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 और इसको भी लिख देता हूं 2, तो ये हो जाएंगे 10⁻³ और 10⁻³। भाई आप 2/1000 2/1000 यानी 10⁻6। समझ में आ गया। 2 ये पॉइंट हटा के 1000 ऊपर गया, 1000 ऊपर गया, तो 0.16 इंटू 10⁻6। और अब इस 0.16 को हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 100 आएगा, तो ये कट जाएगा 4, ये गया 4, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई log 4 गुना 10⁻4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो log m इंटू n है, log 4 प्लस log 10⁻4, सही है। अब आप सबने पढ़ा होगा log m की पावर n होता है n log n, तो log 4 प्लस 4, log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.720 4, तो ये 4.6 के आसपास आ गया। तो 1.05 माइनस 0.06 बाय 2
इंटू 4.6, ये गया 2.3 बार। कैलकुलेट कर लेना, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0.91 वोल्ट। मैंने तरीका बता दिया, क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा। कैलकुलेट करोगे ना तो इतना ही आएगा करीबन करीबन, कैलकुलेट करके देख लेना, तो आपके पास ये जो आंसर है वो इतना आएगा 0.91 वोल्ट। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आया होगा। एक बार सभी के समझ में आ गया तो जरूर क्लास को लाइक कर दें, थंब मार दें, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर जरूर करा कर आपको आ जाना चाहिए। और मैं फिर आपको गारंटेड कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, और इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस पूरे पूरे हैं इस बार आने के, कि इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है 100% आएगा। चले आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे कह दिया फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट हो गया, शेयर कर दिया करो क्लासेस को, लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा सर के बारे में भी सोचा करो, ठीक है। अब देखें, ये आपको 298 केल्विन पर एक अभिक्रिया दे रखी है, और आपसे कहा गया इस अभिक्रिया के लिए आपको साम्य नियतांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखें, दो बार लगातार सेकंड ग्रेड में आया है, 2018 2015, लगातार 2 बार। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा गया कि सेल इसके लिए साम्य नियतांक ज्ञात कीजिए, इस सेल के लिए साम्य नियतांक Kc ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी मैंने कहा था साम्य की स्थिति में ई सेल का मान 0 हो जाता है, अभी अभी आया था। तो फाइनली मैं फाइनल फॉर्मूला बता देता हूं। Kc निकालने का फॉर्मूला होता है, रट जाना, 10 की पावर n ई नॉट सेल बाय 0.05, ये आपको लगाना है। अब देखिए आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो n का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो, एक Fe+3 Fe+2 में बदल रहा है, यानी Fe+3 Fe+2 में बदला, यानी कि ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो यहाँ 2 मोल है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए? 2। और दिख रहा है I- कन्वर्ट हो रहा है I2 में, 2I-। भाई 2I- I2 में कैसे कन्वर्ट होगा कि 2I- 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब जाकर वो I2 में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ n की वैल्यू मुझे 2 लगानी है। ई नॉट सेल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 0.023, ठीक है। अब ये आपको पता होता है, ये होता है 0.059, ठीक है। ये कट गया, ये हुआ 0.0237, इतनी वैल्यू है 0.0237। यही होता है 10 की पावर एनी नॉट सेल अपॉन 0.059, अरे यही होता है, या सॉरी 0.59, सॉरी 0. एक बार देखें, अभी रुको, एक बार देख लो उस फॉर्मूले को, अभी अपन ने लगाया भी था वो फॉर्मूला। देखो मैंने ये लिखा है, ये देखो, ये फॉर्मूला लगाया था, देखो एक बार 0.59 आएगा सर, क्योंकि हम ये जब इक्वेशन लगाते हैं, एक बार रुको, इसको 0.59 कर लो सर, अब करो। हाँ बेटा एक बार देख लो, ऐसी है ना भाई, ये फॉर्मूला यही तो होता है भाई, आप यही तो लगाते हो। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, बता देता हूं कैसा है, माइनस सॉरी 0.059 लगाते हैं ना बेटा, रुको एक बार देख लो, अभी अपन ने यही तो लगाया था, 0.59 लगाया था, 0.059 लगाया था, एक बार देखो 0.059 है ना, ठीक है सही है, 0.059 ही आएगा, 0.059 है ना, अपॉन n है ना, यही है ना बेटा। हाँ तो ये 0.059 करो, 0.059, ठीक है, 0.059। अब इसको कैलकुलेट करके देखो ये कितना आता है, 10 की पावर n तो 2 है ई नॉट सेल, ये आएगा करीबन करीबन, मैं बताऊं आपको, 2 मल्टीप्लाई ये कितना है 0.0237 वोल्ट। एक बार कैलकुलेशन करो इसकी बेटा, एक बार मैं देख भी लेता हूँ कि कहीं कोई चीज में मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार। 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, फिर आएगा ही नहीं अपना आंसर। चलो देखते हैं,
करके देखते हैं, हाँ देखते हैं। 2 इंटू 0.0237 अपॉन 0.059, ये तो करोगे। ये गया ऊपर कितना आ जाएगा 1000, और यहां नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये कट गया 10 बार। तो 237 को 2 से गुना करो और उसमें फिर 590 का भाग लगाओ। 2 इंटू 237 बटे 590, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें एक बार देखना पड़ेगा। ये 0 पॉइंट मतलब तरीका समझ में आ जाना चाहिए। ये वैल्यू इधर उधर हो सकती है, तरीका यही है KC बराबर 10 NE नॉट सेल अपॉन 0.059। एक बार मुझे ये वैल्यू टाटा वाली चेक करनी पड़ेगी, कहीं यही है या 237 है या क्या है, नहीं तो फिर ये वैल्यू, ये आंसर तो इसका 8.02 आता है, तो फिर वो आ नहीं पाएगा। एक बार मैं वैल्यू देख लेता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ वैल्यू, फिर मैं इसको एक्यूरेट बता देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू पुटिंग है इसमें। जस्ट ए मिनट। क्योंकि ये टाइप मिस्टेक हो जाती है कई बार क्या होता है, ऑपरेटर टाइप मिस्टेक कर देता है, तो टाइप मिस्टेक करते ही वो कैलकुलेशन पूरी गड़बड़ हो जाती है। मैं जस्ट बता देता हूँ एक बार देख के, जिससे अपने दिमाग में ये ना रहे ये वैल्यू किसके बराबर है। ये है, हाँ मैंने कहा था ना, देखो कोई ना कोई वैल्यू में मिस्टेक है। अब देखो इसको सही करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको सही कर लो। एक टाइप में मिस्टेक है, यहाँ लगाओ 0.237, अब आ जाएगा। ये मिस्टेक है, मैं कह रहा हूँ ना कोई टाइप में मिस्टेक है, तो यहाँ 0.237 कर ले, अब हो जाएगा आपको। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको दिख गया होगा 10 की पावर 2 इंटू 237/59। अब आप कैलकुलेट कर ले, समझ में आ गया, इसको सही कर लेना। ये कैलकुलेट, मैंने कहा ना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है, तो ये वैल्यू टाइप ही तो है, टाइप में गलती कर गया, वो 0.237 लगाओ यहाँ, तो फिर लगाओगे 2 इंटू 0.237/0.059, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो फिर आप कैलकुलेट कर लो 2 इंटू 237/59, करीबन करीबन ध्यान से करोगे तो ये 480 आएगा, और 480 में 59 का भाग लगाओगे तो आपका आंसर भी आएगा। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो ये जो 3-4 फॉर्मूले हैं बिल्कुल अपने दिमाग में रखें। तो इस फॉर्मूले को एक बार वापस मैं लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है। KC बराबर 10 की पावर NE नॉट सेल बाय 0.059, ये अच्छे से याद रखें। ये क्वेश्चन 2 बार लगातार आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, एन का मतलब तो ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 हो रहे हैं, और ई नॉट सेल क्वेश्चन में 0.237 लगाना है, और 0.059 का भाग लगाओगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता निकालनी। क्वेश्चन में KCl की, HCl की और पोटेशियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपको दे रखी है। तो आपको क्या करना है, एसिटिक एसिड की मोलर चालकता निकालनी है। अब ये क्वेश्चन आप खुद ही देख लेंगे इजीली, और इसका आंसर आना भी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। क्योंकि एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर अगर आपको मोलर चालकता चाहिए, तो पहले तो आप ये देखें एसीटेट आयन किससे मिलेगा, और साथ में ये देखें H+ किससे मिलेगा। तो एसीटेट आयन तो इससे मिलेगा और H+ इससे मिलेगा, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ेंगे, और एक्स्ट्रा क्या क्या आ गया, KCl वो घटेगा। तो इसका मतलब किस किस को जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग देंगे। बिल्कुल, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है रवि, बिल्कुल ठीक है रवि जी, ए। अंजलि जी बिल्कुल ठीक है, अंजलि बेटा ए। कपिल बिल्कुल ठीक है, ए इसका आना ही था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसकी अनंत तनुता पर कंसंट्रेशन Y है, और इसकी Y है और इसकी Z है, तो Y और Z को तो जोड़ना है और X को घटा देना है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर सही है। भाविया बिल्कुल ठीक है, सविता बेटा बिल्कुल ठीक है, कृतिका बेटा सबका ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 1 फैराडे किसके बराबर होता है। सुना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैराडे कहलाता है। 1 फैराडे किसके बराबर होता है, उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, आप सबको बताना है। हाँ जी, 1 फैराडे किसके बराबर है।
केमिस्ट्री फॉर ऑल बी, पुष्पेंद्र बी। बिल्कुल, आप सबको पता है जो एक फैराडे होता है, एक फैराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और उसके आसपास आपको यही ऑप्शन दिख रहा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बी। सभी का आंसर सही है, बी बी बी। कपिल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी बताया था साम्य पर होता है, मैं ये कहूं कि सेल के अंदर साम्यावस्था आ गया, तो क्या मतलब है? आज ही बताया है, बताने की कोशिश करेंगे। साम्य पर होता है ई सेल 0, ई नॉट सेल 0, केसी 1, केसी 0। अभी अभी मैंने कहा साम्य पर ध्यान रखना है, नंबर 1 डेल जी 0 होता है। दूसरी बात, अगर किसी के अंदर साम्यावस्था स्थापित हो गई किसी सेल में, और आपसे वो कह रहा है साम्यावस्था स्थापित हो गई, तो अभी अभी कहा था सेल का विद्युत भागबल 0 हो जाता है। और आपको कहा था जब सेल के अंदर साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, उस दौरान अभी अभी मैंने कहा था कि जो साम्य नियतांक केसी कैसे फाइंड आउट करते हो, 10 की पावर n ई नॉट सेल अपॉन 0.059। बिल्कुल ठीक है, आंसर 1। बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैद्युत रासायनिक सेल में 2 मोल, ये कॉपर प्लस 2, टाइप मिस्टेक हो गई, 2 मोल जिंक धातु 2 मोल कॉपर प्लस 2 आयनों के साथ अभिक्रिया करती है, और 2 मोल जिंक प्लस 2 आयन व 2 मोल कॉपर धातु के प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये जिंक है, सबको पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके जो गैल्वेनिक सेल की, जिंक कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2, और साथ में कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट होता है कॉपर में। अब ये कह रहा है इसका भी 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है, और इसका भी 2 मोल है। देखो 1 मोल जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो 2 मोल के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे? 4। जब आपको डेल जी फाइंड आउट करना है, तो डेल जी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? डेल जी बराबर, मैंने फॉर्मूला बताया था अभी अभी, किसी रिएक्शन के लिए डेल जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। पढ़ा था अभी हमने कि किसी रिएक्शन के लिए डेल जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस एन एफ ई सेल। अब आंसर देने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, कपिल ए, पुष्पेंद्र ए, सविता ए, केमिस्ट्री फॉर ऑल ए, एन का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है? 4, 2 एफ ई सेल। आप बताएं एन का मतलब क्या है? भाव्या 2। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है समझ में। देखें यहां 2 मोल है, 1 मोल के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो 2 मोल के द्वारा यहां 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहां 2 मोल है, 2 मोल। भाई एन का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है? एन का मतलब मोल नहीं है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि 1 मोल जिंक के द्वारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो 2 मोल जिंक के द्वारा 4 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे जाएंगे क्या? अभी आप खुद देखो आपने क्या किया था इस इक्वेशन। आपने यहां एन की वैल्यू क्या लगाई है? देखो ध्यान से, Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, तो इसने 1 मोल के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, तो 2 मोल के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, नहीं किए गए? समझ में आ रहा? अब इस क्वेश्चन के अंदर एक मोल जिंक के द्वारा, 1 मोल जिंक के द्वारा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, तो 2 मोल जिंक के द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे जाएंगे? 4 त्यागे जाएंगे।
तो यहाँ n की वैल्यू 4 लगाओगे, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इसीलिए 11वें का आंसर क्या होगा, बी होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां ये ऑप्शन होता जिंक कॉपर +2, सिर्फ ये होता तब तो आप यहाँ n बराबर 2 लगाते, लेकिन वो कह रहा है कि आपने 2 मोल काम में लिए तो 1 मोल 2 त्यागेगा, तो 2 मोल 4 त्यागेंगे, और टोटल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हुई नहीं हुई, इसीलिए यहाँ n बराबर 4। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कल वापस मुझे लगता है एक क्लास और लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रो की, क्योंकि इसमें टाइम लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। 1 सेंटीमीटर व्यास और 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन के लिए विद्युत प्रतिरोध इतना है और मोलर चालकता आपको इसकी कैलकुलेट करनी है। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फिर आप खुद कैलकुलेशन करेंगे। मोलर चालकता निकालने का फॉर्मूला होता है कैप्पा × 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, और कैप्पा निकालने का फॉर्मूला होता है 1/r × L/A। ये जो सेल आपको दे रखा है, मतलब जो ये आपको वैद्युत अपघटनी सेल दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है 5.55 गुना 10⁻³ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप पुटिंग कर दीजिए, तो 1/5.55 गुना 10⁻³ ठीक है, ये तो हो गया आपका के की जगह पुटिंग कर रहा हूं 1/r, और ये 50 ठीक है 1000, और कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 0.05, ये कट जाएगा, ये ऊपर चली जाएंगी, ये गया कितनी बार 1000 बार, 1000 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो करीबन करीबन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 229.6 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बिल्कुल 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 ध्यान से करें, कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैप्पा × 1000 अपॉन सी, कैप्पा होता है 1/r × L/A। अब कह रहा है कि r तो इतना है, प्रतिरोध दे रखा ना ये रहा, L कितना दे रखा है, L कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू कैप्पा हो गया, मैंने पुट कर दी, 1000 है, ये 0.05, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी इलेक्ट्रो टफ रहता है, इसीलिए मैं धीरे धीरे चलूंगा। आप 12 की 12 क्वेश्चन को हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लेना कहीं एक जगह, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, और कल हम इसको आगे बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे, और परसों अभी मैंने एक मेजर टेस्ट लिया था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। सभी बैठें, देखें, प्रैक्टिस करें, बाहर के बच्चे हैं तो भी प्रैक्टिस करें, सभी करें, और इन क्वेश्चंस को जरूर 12 की 12 क्वेश्चन को एक बार मेरे कहने के लिए वापस लिखना। थैंक यू सभी का।